नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई की स्पर्श एनसीईआरटी की पुस्तक स्पर्श से कक्षा 10 का चैप्टर पढ़ेंगे, बड़े भाई साहब। तो ये बड़े भाई साहब जो चैप्टर है इसको हम देख लेते हैं। और बड़े भाई साहब इसके सबसे पहले कुछ मौखिक क्वेश्चंस होते हैं। तो मौखिक क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ कभी कभी मौखिक क्वेश्चन भी कभी कभी राइटर या एग्जामिनर पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। फिर है बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो पहला क्वेश्चन है कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। तो कथानायक जो उसके छोटे बड़े भाई साहब है वे कथानायक है, तो उन्होंने उनकी रुचि मैदान में दौड़ने, कंकरियां उछालने, पतंगे उड़ाने, दीवारों पर चढ़कर कूदने में उनकी रुचि थी। अब बड़े भाई साहब पहला सवाल पूछते थे कि कहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट का थर्ड का आंसर है कि दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई अधिक आजाद हो गया और खूब पतंग उड़ाने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन है। जब वो पास हो जाता है तो वो अधिक आजाद हो जाता है और खूब पतंगे उड़ाने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छोटे बड़े भाई साहब उम्र में कितने बड़े थे, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़े भाई साहब छोटी उम्र में छोटे भाई साहब से 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपियों पर, किताब के हाशियों पर ऊपर नीचे चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो ये तो मौखिक क्वेश्चंस हुए। अब लिखित क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। लिखित क्वेश्चन है छोटे भाई ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो इसका आंसर है कि छोटे भाई ने प्रातः 6 से 9 बजे तक 3 विषय पढ़ने के का निश्चय किया। स्कूल से लौटकर आधा घंटा विश्राम, उसके उपरांत रात 11 बजे तक अन्य विषय पढ़ने का टाइम टेबल बनाया था। उसमें केवल उसने घूमने के लिए आधा घंटे का समय निर्धारित किया, परंतु मैदान की हरियाली और हवा के झोंके और खेलकूद की उछल-कूद के कारण का उसने मोह ने, उसके लालच ने उसे टाइम टेबल को फॉलो नहीं करने दिया। बच्चे हैं, बच्चे का मन खेल-कूद में ज्यादा, उछल-कूद में ज्यादा लगता है, तो उछल-कूद के कारण उसके मोह ने, उसके लालच ने उसे टाइम टेबल को फॉलो नहीं करने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो कई दिनों के डांट न डपट डांट न पड़ने के कारण छोटा भाई स्वच्छंद होकर गिल्ली डंडा खेलने लगा और बड़े भाई ने क्रोधित होकर कहा कि उसे लताड़ते हुए कहा कि वह अव्वल आने पर तुम्हें घमंड हो गया है, लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अभिमान का अंत विनाश ही होता है। अब नेक्स्ट है कि बड़े भाई साहब भले ही बड़े हों मगर उसमें लड़कपन भी था। ये इसका थर्ड का क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ी। बड़ा भाई बड़ा तो बड़ा होता है, परंतु उन्हें क्या कर लड़कपन भी था। वे खेलना कूदना और पतंग उड़ाना चाहते थे, परंतु आदर्श बड़ा भाई बनने की आशा में, इच्छा में कि बड़ा भाई है, जिम्मेदारी है, वे खेल नहीं पाते थे। और उनका मानना था कि यदि वे सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो छोटे भाई को कैसे ठीक रख पाएंगे, उसको कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए क्या आदर्श हम प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे और वे कहते थे कि यूं तो गिल्ली डंडा, फुटबॉल, पतंगे उड़ाना, भाग दौड़ करके समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। ऐसे तुम कभी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। इस तरह दादा की मेहनत की कमाई गंवाना अनुचित है। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब की को हमेशा सही रास्ता दिखाते थे क्योंकि वे अपने छोटे भाई की सफलता देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे भाई ने बड़े भाई साहब
के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया, क्योंकि जब वे फेल हो जाते तो उनका व्यवहार थोड़ा नर्म पड़ जाता है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के सामने नरम व्यवहार का भरपूर फायदा उठाया। उसने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया और खेल कूदने के साथ साथ पतंगे भी उड़ाना लगा। पतंगे उड़ाना, कनकोवे उड़ाना को भी कहते हैं। अब और देख लेते हैं क्वेश्चंस, लिखित क्वेश्चंस में। ये पहले 20 और 25 शब्दों में थे, ये 50 और 60 शब्दों में है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखें। सीबीएसई के अनुसार, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अनुसार इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इस बार बोर्ड का एग्जाम होता है, तो बोर्ड के एग्जाम के अनुसार इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं और इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरे आंसर उसमें लिख दें। आप क्वेश्चन को पढ़ें और जितना पूछा जाए उतना देने की कोशिश करें। तो बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर नहीं मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट करें। तो विचार प्रकट करने के लिए लेखक के बड़े भाई साहब यदि समय 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 पर न टोकते तो हो सकता था कि लेखक अपनी कक्षा में अव्वल न आते। लेखक को पढ़ने लिखने का शौक तो था ही नहीं, वे केवल खेल कूद में ही मस्त रहा करते थे। अब बड़े भाई साहब के डर से उन्हें पढ़ना पड़ता था। वास्तव में लेखक जहीन थे, यानी पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। थोड़ी सी परिश्रम से ही वे अपने कक्षा में अव्वल आ जाते थे। लेकिन सफलता का श्रेय निश्चित रूप से बड़े भाई को जाता है, क्योंकि वे लेखक पर अंकुश रखते थे। इस बात को स्वयं लेखक ने भी स्वीकार किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। जीवन की समझ की बात की गई है इसमें, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। बड़े भाई साहब के अनुसार, और वो भी बड़े भाई साहब के अनुसार इसमें जीवन की समझ पूछी है, समझ कैसे आती है। तो बड़े भाई साहब, लेखक के बड़े भाई साहब ने इतिहास की घटनाओं, ज्योमेट्री के नियमों और विधियों पर, जरा सी बात पर कई कई पृष्ठ वाले निबंध लिखना, बालकों में रटन शक्ति बढ़ाने, जोर देना इत्यादि मामलों पर व्यंग किया है। तो यहाँ यह भी कहा गया कि शिक्षा में ज्ञान वृद्धि पर बल नहीं दिया जाता, यानी ज्ञान पर समझने पर बल नहीं दिया जाता। सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन के आंसर लिख लो और उन पर उनको याद कर लो। यानी ओनली फॉर कैसी विद्या? रटंत विद्या। और रटंत विद्या से क्या होता है? हमारे बड़े 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 बुजुर्ग भी कहते हैं कि रटंत विद्या से कोई पास नहीं होता। पास तो हो भी जाते हैं, परंतु रटंत विद्या भविष्य में काम नहीं आती। तो क्या आती है? समझ काम आती है। तो ये जीवन की यही समझ है कि हर किसी चीज को समझा पहले जाए और लिखा बाद में जाए। चलिए, अभी तो आंकड़ों का विवरण और प्रस्तुतिकरण मुख्य है। इस पाठ में परीक्षा में प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया, परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? श्रद्धा यानी भाव, एक दूसरे के मन में इज्जत सम्मान का भाव क्यों उत्पन्न होता है? तो बड़े भाई साहब क्या होता है कि फेल हो जाते हैं और समझ नहीं आती, ये जीवन जीने की से आती है। उनका यह मानना है, अम्मा और दादा भले ही जितनी किताबें न पढ़े हों, परंतु उन्हें अनुभव के आधार पर दुनियादारी की असंख्य बातें पता थी। ऐसी बातें प्रतिदिन के जीवन में समझ में आती है। जीवन की समझ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बताया कि भले ही वह पढ़ाई में उनके करीब आ गया हो, उनके जीवन का अनुभव उससे कम ही है, क्योंकि वह छोटा है। आज कोई विपत्ति आए तो वह घबरा जाएगा, लेकिन वह बड़ा है, वह नहीं घबराएगा। लेकिन यदि दादा हो तो वे किसी भी स्थिति को बड़ी होशियारी से संभाल लेंगे। दादा अपनी थोड़ी सी कमाई में कितनी समझदारी से घर चलाते हैं, जबकि दादा हमें जो भेजते हैं वे खर्च हो जाते हैं। फिर धोबी और नाई से हमें मुंह चुराना पड़ता है, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हेडमास्टर का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसमें। और साहब की घर उनकी माँ चलाती है। तो बड़े भाई साहब ने छोटे से को कहा कि वह कभी भी गलत राह पर उसे नहीं चलने देगा। ये बड़े भाई साहब की जो बातें हैं, उनके
ये सब सुनकर लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई की स्वभावगत जो विशेषताएं वे कौन कौन सी हैं? बड़े भाई साहब अत्यंत परिश्रमी हैं, अत्यंत संयमी भी है क्योंकि खेल कूद नहीं करते हुए कर्तव्य परायण व्यक्ति भी थे। बड़े भाई साहब क्या करते हैं? बड़ों का आदर भी करते हैं और छोटे भाई को सदा सही रास्ते पर चलने की सलाह भी देते थे। तो बड़े भाई साहब की नेक्स्ट है इसमें विशेषताएं, उनकी खूबियां, बड़े भाई साहब की चिंतन शक्ति उच्च कोटि की थी। और बड़े भाई साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बड़े भाई साहब को जिंदगी के अनुभव को क्या है कि जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण बताया। तो जिंदगी के अनुभव क्यों महत्वपूर्ण बताया? वो अधिक महत्वपूर्ण बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि किताबी ज्ञान केवल कितना भी हो, उम्र के साथ जो अनुभव मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो अनुभूति होती है, वो जीवन में सही गलत का फैसला लेने में मदद करती है। उनका मानना है कि बुजुर्गों के पास चाहे डिग्री न हो, परंतु अनुभवों के आधार पर उन्हें जीवन के उचित और अनुचित का सही ज्ञान होता है। स्कूल के हेडमास्टर का भी वे एग्जाम्पल देते हैं कि ऑक्सफोर्ड से एमए के बाद घर चलाने में वे फेल हो गए थे और उनका घर उनकी बूढ़ी माँ अब सफलता और कुशलता के से चलाती है, जो अनुभव का परिचायक है। नेक्स्ट है कि जब बड़ा भाई 2 बार फेल हो जाता है तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल आकर पतंगबाजी में अपना समय बिताने लगता है। तो उसका बड़ा भाई क्या समझाता है कि वह भले ही फेल हो गया हो, इसे हो है कि किंतु वह बड़ा है, उसे यूं गलत रास्ते पर न जाने देगा। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आई और बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि इस वक्त तुम्हें मेरे बातें जहर लग रही होंगी, ये बातें जहर लग रही होंगी। छोटा भाई बोला, हरगिज नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन, क्वेश्चन को समझें और उसके बाद आप लिखें। जब आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन देख लेंगे तो उसके बाद आप अच्छे से उसे लिख पाएंगे। तो बड़ा भाई साहब नेक्स्ट है कि बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा अपनी मेहनत की कमाई किस प्रकार हमारी पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। सभी के माता पिता अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, तो परिवार का जो भी पालन सही तरीके से कर रहे हैं, वे यह भी जानते हैं कि यदि वे अपने आचरण और व्यवहार पर काबू नहीं रख पाएंगे तो छोटे भाई को कैसे संभाल पाएंगे। तो इसलिए वे एक आदर्श भाई का फर्ज निभाते हैं। नेक्स्ट है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या समझा रहे थे? वे तभी समझा रहे थे कि संयोग से कटी पतंग उन दोनों के करीब आ जाती है, पतंग की डोर वे लपक लेते हैं। तो बड़े भाई साहब लंबे थे, उन्होंने लपक कर डोर खींच लेते हैं और पतंग हॉस्टल की तरफ भागते हैं। यह हरकत बताती है कि बड़े भाई साहब को भी दूसरे लड़कों की तरह पतंग उड़ाने और लूटने का मन होता था। नेक्स्ट है कि जब भी लिखित लेखक खेल कूद में अधिक समय बिताते और पढ़ाई पर ध्यान न देते तो बड़े भाई साहब उन्हें हमेशा डांटते थे। बड़े भाई साहब को उन्हें हर समय दुनिया में क्या ठीक है क्या गलत है ये समझाते रहते थे। वे चाहते थे, ये गलत है, चाहते थे, आप इसे ऐसा लिखें, चाहते थे। बार बार कभी मिस्टेक हो जाती है तो इसलिए कहता हूँ कि एक्सप्लेन देखें, उसके बाद आपकी मिस्टेक नहीं होगी। चाहते थे कि उनका छोटा भाई इसको हटा दो, वे चाहते थे, इसकी जगह इसे लिखे, चाहते थे कि उनका छोटा भाई सदा सही रास्ते पर आगे बढ़े। नेक्स्ट है इनके स्पष्ट मतलब कर रहे हैं, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझें। आईएमपी, जब कोई चीज बताई जाए तो उसे आईएमपी आपको कर लेना चाहिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। इसका मतलब बताओ। फिर है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति यानी दुर्घटना, या तो मृत्यु आ जाए या एक बुरा समय आ जाए, संकट आ जाए, के बीच आदमी मोह माया और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़िया खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। इसका भी आशय स्पष्ट करना है, मतलब बताना है,
ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चल आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। इसका भी आशय स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चंस हैं, अब आंसर देख लेते हैं हम। इस कथन द्वारा बड़े भाई साहब यह बताना चाहते थे कि किताब पढ़कर कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, परंतु यह एक सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान होगा, इसमें समाज का ज्ञान नहीं होगा। समाज पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है कि जीवन में पुस्तकीय ज्ञान से अधिक विवेक और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता है ये देखिए, आवश्यकता में मिस्टेक आई तो आवश्यकता डबल आ लगता है। उनके मतानुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य बुद्धि का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन में भले ही कितनी मुसीबतें क्यों न आ जाएं, पर मनुष्य कभी भी मोह माया से अलग नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है कि उसी प्रकार लेखक बड़े भाई साहब से खूब डांट खाने के बाद भी अपना टाइम टेबल का अनुसरण एक दिन भी नहीं किया। टाइम टेबल बनाने के बाद भी एक दिन भी अनुसरण नहीं किया, क्योंकि मोह माया यानी उसको लालच होता है खेल कूदने का, इसलिए वो अपने टाइम टेबल का अनुसरण छोटा भाई नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट है कि इस कथन का आशय है कि महल बनाने से जिस तरह मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, नींव यानी मकान के नीचे की, जो हम जिस पर पहले अपना मकान खड़ा करते हैं, नीचे से मकान खोद करके उस पे नींव भरनी होती है, उसके बाद उस पर मकान बनाया जाता है। अगर जमीन पर बनाएंगे तो जमीन दब सकती है, तो इसलिए नींव पहले से खोदी जाती है ताकि वो ना दबे। उसी तरह बड़े भाई साहब अपनी शिक्षा की बुनियाद बुनियाद पक्की करना चाहते थे। वे 1 साल की पढ़ाई 2-2, 3-3 साल लगा देते थे। ये बड़े भाई साहब की थिंक्स विचार है। नेक्स्ट है कि इस कथन का आशय है कि आकाश में उड़कर नीचे आते पतंगों को आकाश का राहगीर बताया गया है। वह धीमी गति से नीचे आ रही थी, जैसे आत्मा विरक्त होकर नीचे आ रही है। नीचे आती पतंग पर नजर टिकाए लेखक जो छोटा भाई है उस पतंग की दिशा की तरफ भागे जा रहे थे, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई किसी भी चीज की कोई खबर न थी, और उसी समय उनके बड़े भाई आ जाते हैं। तो उनके उनकी नजर हमेशा पतंग पर होती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये वे क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं, तो हम इन्हें भी समझते हैं। इनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें इन्हें भी समझना चाहिए। तो देख लेते हैं। बड़े भाई साहब तालीम जैसे के महत्व में जल्दबाजी से काम क्यों नहीं लेना पसंद करते थे। वे चाहते थे कि जल्दबाजी में से काम को कोई भी कार्य लेना अच्छा नहीं है, इसलिए वे तालीम यानी शिक्षा भी, तालीम शब्द उर्दू भाषा का है, तो उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़े भाई साहब को किस बात का जन्मसिद्ध अधिकार था। छोटे भाई को डांटने डपटने और उसकी देख रेख करने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और ये सभी के लिए लागू होता है। तो बड़े भाई साहब क्या करते हैं। बड़े भाई साहब और देख लेते हैं हम कि बड़े भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, और सालाना इम्तिहान में बड़े भाई साहब छोटे भाई का क्या परिणाम होता है वो भी देख लेते हैं कि सालाना इम्तिहान में बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया। बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे। उपदेश देने की कला यानी लेक्चर देने के लिए कला की भी एक कला होती है, परंतु जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। अभिमान करने से शैतान का क्या परिणाम हुआ। वे स्टोरी बताते हैं कि अभिमान करने के परिणाम स्वरूप शैतान को स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया, यानी भगा धकेल दिया। नेक्स्ट है कि बड़े भाई साहब पेट में लेखक शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए क्या कहा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस को बताया, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, और ये तो फिक्स है कि ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आपने नहीं किया तो इसको तो याद करें अभी। लेखक ने शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहा कि पुस्तकों में जो लिखा है उसी को रटना ही शिक्षा है। आज की वर्तमान जो शिक्षा है वो रटन शिक्षा है,
शिक्षकों ने इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। परंतु हमें क्या करना है, हमें रटंत विद्या नहीं चाहिए, हमें कैसी चाहिए, हमें हर चीज को समझते हुए करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें पहले हर चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, लेखक अर्थात छोटे भाई को अपनी लघुता का अनुभव कब हुआ। छोटे भाई को कनकोवा यानी पतंग लूटते रंगे हाथों पकड़ लेने के बाद बड़े भाई साहब ने समझाते हुए जब थप्पड़ दिखाया, तो उसे, छोटे भाई को अपनी छोटा होने का अनुभव हुआ। जब बड़ा भाई पिटाई करता है तो महसूस हो जाता है कि छोटा छोटा ही होता है। अब बड़े भाई साहब की डांट खाकर भी छोटा भाई किसका तिरस्कार न कर पाता था। सुखद हरियाली, हवा के सुखद झोंके, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल की उछल कूद, दांव पेंच और तेजी एवं फुर्ती का तिरस्कार न कर पाता था। पतंग लूटना, कनकोवे को लूटना, ये डांट खाने के बावजूद भी वह करता था। तो कमरे में घुसते छोटे भाई के प्राण क्यों सूख जाते थे, क्योंकि बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर छोटे भाई के प्राण सूख जाते थे। अब बड़े भाई साहब का फिर देखो क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन है, वो किस तरीके से पूछा है। बड़े भाई साहब अपने दिमाग को किस प्रकार आराम देते थे। ये मैंने पहले भी कहा कि वे स्वभाव से अध्ययनशील बड़े भाई साहब हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे और दिमाग को आराम देने के लिए चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। एक ही नाम या शब्द कई बार लिखते थे और कभी कभी शेरों को सुंदर शब्दों में नकल करते थे। भाई ने रावण के घमंड का क्या परिणाम बताया, उन्होंने कहा कि शैतान का परिणाम क्या हुआ। तो शैतान का नाम, शैतान उन्होंने किससे संबंधित किया, रावण से किया। तो नसीहत देते छोटे भाई को रावण का उदाहरण दिया कि रावण चक्रवर्ती राजा था, परंतु घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी भी देने वाला नहीं बचा। ये चुल्लू भर पानी क्या है, चुल्लू भर पानी होता है कि अगर हम अपनी अंजलि में जो पानी लेते हैं उसे चुल्लू भर कहते हैं, तो उसमें कोई डूब थोड़े सकता है। ये व्यंग के लिए होता है, और जब हम किसी को व्यंग करते हैं तो उस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। शैतान और शायरून का अहंकार करने से क्या हाल हुआ। शैतान को यह मान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा कोई भक्त नहीं है, उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। इसी प्रकार शायरून को भी अहंकार हो गया था। बाद में वह भीख मांगकर मर गया, परंतु दोनों का ही अहंकार से नामो निशान मिट जाता है। तो शैतान और शायरून का अभिमान क्या हुआ कि सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया, क्योंकि उसे क्या हो गया था, अभिमान हो गया था। और शायरूम को अहंकार हो गया था, भीख मांगकर मर गया, परंतु उसका अहंकार करने से नामो निशान मिट गया। अब छोटा भाई को बोलता है कि आप पास हो गए हो तो आप अहंकार करते हो, तो अहंकार करने वाले का नामो निशान मिट जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट देखो, फिर से क्वेश्चन आया है कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया कि डॉक्टर को समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन छोटा भाई खेलकूद कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता, अभिमान सा आ गया था। और इस अभिमान को भाई साहब ने जिस युक्ति से दूर किया, उसे छोटे भाई के मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। परंतु इसका जो पहले जो आंसर है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने श्रद्धा उत्पन्न होने का कारण दिया, परंतु वे क्या है कि डांट कर समझाने का प्रयास करते रहते थे कि पढ़ाई में वो दिलचस्पी ले। कहानी के अनुसार बड़े भाई साहब को क्या विशेष अधिकार मिला हुआ था, उसको छोटे भाई को डांटने डपटने का पूरा अधिकार था। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, आधे नंबर का क्वेश्चन को उन्होंने 3 नंबर में पूछ लिया कि कहानी के अनुसार बड़े भाई साहब को क्या अधिकार मिला हुआ था, उन्होंने विशेषाधिकार लगा दिया। तो 5 साल बड़े थे, इस नाते उन्हें छोटे भाई को डांटने डपटने का पूरा अधिकार था। और छोटा भाई बेराह यानी गलत रास्ते पर न चलने की कोशिश करेगा, थप्पड़ का प्रयोग करने से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा भाई होने के कारण उसे यह विशेष अधिकार स्वयं विधाता भी उनसे नहीं छीन सकता था, क्योंकि वह उनसे बड़ा था। तो अब सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब को पाठ के आधार पर बताइए कि छोटे भाई साहब की शालीनता किस बात में थी और क्या उसने शालीनता निभाई। छोटे भाई की शालीनता इस बात से प्रकट होती है कि वह सिर झुकाकर मौन होकर बड़े भाई की डांट डपट सुन लेता था, परंतु उनकी बाई का अदब भी करता था और नजर बचाकर कनखोबे भी उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंगे उड़ाना, पतंगे लूटना, टूटना, तो ये सब चीजें क्या करता था उसका छोटा भाई
बड़े प्यार से करता था। तो टूर्नामेंट की आदि सभी सब क्या है गुप्त रूप से हल की जाती। छोटे छोटे भाई के दिल में बड़े भाई के पहले जैसा रोब नहीं था, क्योंकि वो पास हो गया था और बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। तो बलिदान दिवस पर शर्मिंदा हो जाता था और बड़े भाई की फटकार का उत्तर देने का कभी दुस्साहस नहीं किया। तो बड़ा भाई साहब कहानी में छोटे भाई साहब से किस प्रकार डरता था? क्योंकि भाई की बातें पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखता था। वह प्रतिभाशाली तो था, यानी इसमें बार बार आया कि वह जहीन तो था, यानी प्रतिभाशाली था, अच्छा पढ़ने लिखने में था, कम मेहनत में ही वो मार्क्स लेके आ जाता था। तो सैर सपाटे दोस्तों के साथ गप्पे मारने उसे अधिक आनंद आता था। उसे समय को व्यर्थ नष्ट करने में बड़े भाई साहब कड़ी फटकार लगाते थे, बार बार उपदेश भी देते थे। तो बड़े भाई की गुड़कियां और फटकार सुन करके वह सही रास्ते करता था और सही कार्य करता रहता, डरता रहता कहीं भाई साहब उसे फिर से डांट न दे, इसलिए वो सही रास्ते पर चलता था। अब बड़े भाई साहब उपदेश की कला में तो माहिर थे, पर छोटे भाई मेहनत से घबराता था। उसे क्या अच्छा लगा? बड़े भाई बड़प्पन का अधिकार का भाव था, जिस कारण छोटे भाई की पढ़ाई करने, समर्थ व्यर्थ न करने, खेल कूद न करने आदि का उपदेश देते रहते थे। तो छोटा भाई जो है प्रतिभाशाली है दिखाया गया है इसमें, और निरंतर पढ़ाई करते रहना उसके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं था। खुली उसको क्या अच्छा लगता है? खुली हवा में घूमना, कनकोबे उड़ाना, पतंगे उड़ाना, लूटना, गप्पेबाजी करना, मांझा देना और पार्क में उसे घूमना। तो ये सब चीजें उसे अंधे लग जाता है। अब सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, अंधे के हाथ बटेर लग जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमाएगा, इसको अच्छे से देखना कि किस कथन बड़े भाई साहब ने किस संदर्भ में कहा है। अंधे के हाथ बटेर लग जाए, यानी छोटा भाई पास हो गया तो उन्होंने इस व्यंग पर ये बात कही कि यदि बिना पढ़े पास हो गया तो ऐसा ना माने कि जिस प्रकार अचानक यूं ही इधर उधर हाथ मारने से अंधे के हाथ बटेर या कुछ भी अच्छी चीज लग जाती है। यानी वो तुक्के से पास हो गया है। जब वो प्रथम पहली बार पास हो गया था तो उसे क्या कहा गया था कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। उसे पता लगेगा कि जब वो उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। तो ये अंधे के बटेर लगना किस बारे में कहा गया? कि जब पहले छोटा भाई पहली बार पास होता है तब ये बात उसे कही जाती है, दूसरी बार पास होता है तब नहीं कही जाती। तो बड़े भाई साहब की दूसरी बार फेल हो जाने पर छोटे भाई के मन में कौन सी कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि यदि ये भाई एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर उनकी कक्षा में आ जाऊंगा। तो वह किस आधार पर डांट डपट कर मुझे कर सकेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। परंतु वे क्या है कि विचारों को करते हुए मेरे हित के विचार से तो डांटते रहते हैं। मेरे हर साल निरंतर पास होते रहना से शायद उनके उपदेशों का ही असर है। तो एक कुटिल भावना उदित हुई थी, परंतु लुप्त भी हो जाती है। तो वो फिर छोटा भाई शांत हो जाता है। अब बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अपने शब्दों में लिखो। इसी क्वेश्चन को फिर पूछा गया, आपके अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? यहाँ से हटा दिया, आप बड़े भाई साहब के अनुसार हटा दिया, आपके अनुसार जीवन में समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के पाठ के आधार पर बताइए। दोनों का क्वेश्चन एक ही है, आंसर दोनों का एक ही है, परंतु दोनों क्वेश्चन घुमा करके पूछे गए हैं। पेपर थर्ड सेट में थे, बोर्ड में इसी बार आए हैं दोनों क्वेश्चंस, और तरीके से पूछे गए हैं। दो सेट में थे तो एक सेट में ये पूछा गया, दूसरे सेट में ये पूछा गया। तो आंसर दोनों का सेम ही है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुरूपी अनुभव रूपी ज्ञान से आती है, जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तक के ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन वे इस पुस्तक के ज्ञान को अनुभव में उतारे बिना अधूरा मानते हैं। दुनिया को देखने परखने और बुजुर्गों के जीवन में हमें अनुभव रूपी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। हमें बड़े बुजुर्ग शिक्षित बेशक नहीं होते हुए भी, भले वे उन्होंने क्लास 10 या 9th ना पास की हो, परंतु उन्हें अनुभव से उन्हें जीवन की बहुत अच्छी समझ होती है और वे हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। तो जीवन को परखा और संवारा जाता है, उसको उससे उनको जीवन की समझ आती है। नेक्स्ट है, देखिए, अहंकार मनुष्य का विनाश करता है। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए बड़े भाई ने क्या क्या उदाहरण दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देखें।
अहंकार मनुष्य का विनाश कर देता है। अहंकार के कारण रावण का भी नाश हो गया था। रावण भूमंडल का स्वामी था, वह एक चक्रवर्ती राजा भी था और संसार के सभी राजा उसके अधीन थे। तो वह अंग्रेजों से अधिक बलशाली व महान था, परंतु अहंकारी होने के कारण उसका विनाश हो गया था। यहाँ तक कि आग और पानी के देवता भी रावण के दास थे, परंतु घमंड ने रावण का नामो निशान तक मिटा दिया था। अब रावण को मरते समय कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा था। मैंने चुल्लू भर पानी का पहले बताया कि एक अंजलि पानी भी उसको नहीं देने के लिए बचा था। और उसके रावण की किससे तुलना की गई? शैतान का उदाहरण भी बड़े भाई साहब ने दिया था। और भीख, और फिर उन्होंने किसका दिया? साहेब का दिया। तो एक तो अंग्रेजों का दिया, फिर रावण का दिया, फिर साहेब का दिया कि अहंकार हो गया था, भीख मांग मांग कर मर गया। और ऐसे ही उन्होंने लेखक को परीक्षा में पास होने पर तुलना की। क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगने से लगने का उदाहरण भी दिया। और कभी कभी अंधा चोट निशाने पर भी, गुल्ली डंडे में कभी कभी अंधा भी चोट निशाने पर लगा देता है, तो उन्होंने यह भी उदाहरण दिया। पर इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। तो जो मेन मेन पॉइंट थे, रावण के दास थे यानी रावण का दिया, और उससे पहले फिर किसका दिया? साहेब का भी दिया, और अंग्रेजों का भी दिया कि हम अंग्रेजों के भी गुलाम थे, अंग्रेजों से अधिक शक्तिशाली व महान था। तो इस प्रकार के अन्य उदाहरण उसने दिए। नेक्स्ट है कि बड़े भाई साहब नामक कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? 100 उदाहरण इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार जरूर आने वाला है, फोर्थ सेट में आया है, तो इसे भी देखें। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब को प्रेरणादायी कहानी है, जो हमें अपनी क्षमताओं, परिस्थितियों और अधिकारों की व्यवहारिकता को समझने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति को कोई भी उपदेश देने से पहले स्वयं की तथा श्रोता की सही स्थिति, सोच और क्षमता को अवश्य समझ लेना चाहिए। यदि सामने वाला डर रहा है, या तो अपनी अपनी शक्ति बढ़ा लो, नहीं तो दूसरे की शक्ति को कम करो। वह, अब देखो कहा कि बड़े भाई साहब कहानी से आपको क्या मिलती है? बड़ा भाई साहब बड़ा है, बड़प्पन करता है, वो छोटे भाई का ध्यान भी रखता है, छोटा भाई भी आदरवश चुप रहता है, सम्मान का कारण वह चुप रहता है। तो ये हमारी विजय नहीं, हमारी कथनी और करनी में स्थिति को हास्यास्पद बना देता है। तो कहानी के पात्र दोनों स्वयं की आदतों से मजबूर है। छोटा भाई खेलने के लिए मजबूर है, बड़ा भाई इसको डांटने के लिए मजबूर है। और आत्मविश्वास से वो पूर्ण है, अध्ययनशील और धुन का पक्का होने के कारण उपदेशात्मक प्रवृत्ति का भी है। उपदेशात्मक प्रवृत्ति यानी लेक्चर देने की हैबिट। छोटे भाई को जिन बातों के लिए डांटता फटकारता है, शरारतों के कारण छोटा भाई पढ़ने लिखने में उसे अव्वल रहता है। इसके बावजूद शालीनता का पालन करते हुए बड़े भाई को पलट कर जवाब नहीं देता। तो यह कहानी आपको क्या सिखाती है? अब यहाँ यह कहानी हमें सिखाती है कि उपदेशों वाले सिद्धांतों में स्वयं भी सिद्धवान बनो। यानी जब कोई आपको लेक्चर दे रहा है, स्पीच दे रहा है, गुड हैबिट दे रहा है, तो आप उसको गहन करो और सदैव रोग उस पर नहीं झाड़ना चाहिए और ना ही विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित की बातें होती है। और छात्र जीवन के आवश्यक अंग होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कितनी अच्छी लाइन है, खेल कूद भी छात्र जीवन के आवश्यक अंग होने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो ये भी, इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई लगातार प्रथम आकर भी असफल होने वाले भाई साहब का पूरा सम्मान करता है। इसके पीछे निहित मूल्यों की समीक्षा कीजिए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप समझें। बड़े भाई साहब कहानी में दोनों भाइयों में स्वभावगत अंतर दृष्टिगत होते हैं, इसके बावजूद उनके जीवन मूल्य एक समान है और दोनों भाई प्रेम स्नेह के साथ एक रिश्ते से बंधे हैं। घर से बाहर भी बिना लड़ाई झगड़े के साथ रहते हैं। और बड़ा भाई साहब अध्ययनशील भी है, गंभीर भी है और उत्तरदायित्व व्यक्तित्व वाले हैं। बड़े भाई साहब वे निरंतर स्वाध्याय करते हैं, यानी निरंतर पढ़ते रहते हैं। वे अपने परीक्षा में आसानी से सफल नहीं हो पाते, परंतु फिर भी वे अध्ययन में कमी कोई नहीं छोड़ते। ये छोटे भाई के अनुसार लिखा गया है, तो छोटे भाई की बात पर ध्यान दिया जाएगा। प्रयासरत रहते हैं, छोटा भाई समय समय पर व्यर्थ नष्ट न करके पढ़ाई करे, वे आगे बढ़े। वे ये चाहते हैं कि खेलते कूदते गप्पेबाजी कभी उड़ाते देखते रहते छोटे भाई को।
और डांट फटकार करके उसे उपदेश देने लगते हैं। तो इनके पीछे क्या है कि परिवार द्वारा प्राप्त जीवन मूल्यों की अहम भूमिका है। बड़ा भाई यदि धीर गंभीर है तो छोटे भाई की देखभाल करने वाला भी है। और छोटा भाई क्या करता है, संपूर्ण आदर सम्मान भी बड़े भाई को देता है। और छोटा भाई उसको क्या करता है, फिर सिर झुकाकर सुनता है। परंतु आजकल ऐसा बहुत कम होता है कि छोटे बड़े का सम्मान करते हुए आपको दिख जाएं। कुछ दिखेंगे जो अच्छे होते हैं वे दिखते हैं, और जो नहीं होते वे नहीं आपको नहीं दिखते। सम्मान और परिवार से आते हैं। ऐसे ही जो सम्मान है, ऐसी जो उच्च कोटि के जो मूल्य है, सिद्धांत है, हमारे विचार है, हमारे आदर्श है, वे परिवार से आते हैं। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को रोक जमाने लंबे लंबे भाषण तो देते हैं। उनके अत्यधिक बोलने की आदत उनकी कमजोरी है, अथवा खूबी तर्क समेत उत्तर दीजिए। ये डिबेट का क्वेश्चन आ गया। बड़े भाई साहब अंतत वाक्पटु थे, यानी बोलने में चतुर थे, भाषण देने की कला में माहिर थे, तरह तरह के तर्क ढूंढकर स्वयं को श्रेष्ठ सरल श्रेष्ठ सिद्ध करते थे। यही आदत होती है कि जब भी हम डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, हमें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हमें तर्कों का सहारा लेना चाहिए। तो छोटे भाई की कमियों को इंगित करते रहते थे। अत्यधिक बोलने की आदत से लेखक को सदैव कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। बड़े भाई साहब क्या करते थे, अत्यधिक बोलने की आदत से उनकी कमजोरी और खूबी दोनों थी। तो इसमें देखो उसने क्या कहा, इसने कहा है कि तर्क समेत उनकी कमजोरी है, तो खूबी उनकी कमजोरी भी है क्योंकि उनकी आदत है, और खूबी उनके अंदर ये वाक्पटुता भी है। तो बोलने की आदत उनकी कमजोरी इसलिए थी क्योंकि वे जो कुछ छोटे भाई को कहते थे वे स्वयं वह व्यक्त नहीं कर पाते थे। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अनेकों तर्क तो जुटाते थे, परंतु स्वयं को उन पर खरा नहीं उतार पाते थे क्योंकि वे फेल हो जाते थे। छोटा भाई तत्काल रोग पर छोटा भाई पर तत्काल रोक तो पड़ जाता, परंतु दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ता था। बड़ा भाई भी क्या है कि बड़ा भाई छोटे भाई को देख करके आदर्श एक प्रस्तुत करता है। इस चैप्टर में कक्षा में बहुत मेहनत करता है, पर प्रथम स्थान भी छोटा भाई प्राप्त कर लेता है। परंतु घमंड आदि दुर्गुण उसमें पनप नहीं पाए, यह बड़ा भाई नहीं चाहता था। तो वह सदैव बड़े भाई को आदर सम्मान देता था। तो बड़े भाई के बोलने की आदत एक प्रकार से छोटे भाई को उद्धार करता है। तो इसलिए बड़े भाई की आदत वो कमजोरी थी, और दोनों ही थे। देखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा है कि चरित्र चित्रण आ गया है बड़े भाई साहब का, चरित्र चित्रण। और चरित्र चित्रण हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो बड़े भाई ने लेखक का चरित्र चित्रण क्या किया, लेखक की रुचि में पढ़ाई है करने की बजाय कंकरियां उछालने, कागज की तितलियां उड़ाने, मैदानों की सुखद हरियाली खेलकूद आदि कार्यों में थी। परंतु इसमें याद रखना बड़े भाई साहब के आधार पर लेखक का चरित्र चित्रण पूछा है। इस बात पर ध्यान दें, लेखक का चरित्र चित्रण पूछा है, बड़े भाई साहब के आधार पर बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण नहीं पूछा है, लेखक का चित्र पूछता है। बड़े भाई का चित्र नहीं पूछता, बड़े भाई का तो आपको पता ही है। तो लेखक क्या क्या चरित्र चित्रण क्या है कि हरियाली और खेलकूद कार्यों में थी। बड़े परंतु क्या है कि वो बड़े भाई साहब का आदर करता है, और थोड़ा सा पढ़कर भी कक्षा में प्रथम आता है। पतंगबाजी का उसे बेहद शौक था। फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती उसे खूब आती थी। वह हर वर्ष कक्षा में प्रथम आने से अहंकार हो गया था, लेकिन बड़े भाई साहब की सूझबूझ के आगे वह नतमस्तक हो जाता है। तो ये इसके चैप्टर क्वेश्चंस थे, आप इन्हें करें। और इसमें मैंने बताया भी है कि जो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको लिख करना है, और उनके आगे IMP लगा देना है, ताकि आपको पता चले कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।